गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, मध्यवर्ती इस्लामिक देश, इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ने जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी है एग्रीकल्चर। देश की अर्थव्यवस्था, मतलब इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसमें एग्रीकल्चर कृषि व्यवस्था कैसी थी। शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़। ठीक है, तो जो नए जीते गए क्षेत्र थे उसमें जो लोग बसे हुए थे उनका मुख्य व्यवसाय था एग्रीकल्चर, खेती, कृषि करना। तो ये उनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य काम था। द स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इसके अलावा जो राज्य था उसका कृषि भूमि पर अपना पूरा नियंत्रण था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो लैंड रेवेन्यू जो था वह इनकम का या आय का मुख्य स्रोत था, जो लगान या टैक्स वगैरह वो लेते थे ज़मीन पर या फसलों की उपज पर, फसलों के उत्पादन पर। इन द लैंड कॉन्कर्ड बाय द अरब that remained in the hands of owners were subjected to tax। ठीक है, अब जो ज़मीन जीती गई थी अरबों के द्वारा वह उनके मालिकों के हाथ में बनी रही, लेकिन उनकी ज़मीनों पर टैक्स लगाया जाने लगा, जिसको खराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विच वेरिड फ्रॉम हाफ टू फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस, जिसमें कभी वो आधा भी ले सकते थे या फिर पाँचवा हिस्सा भी। मतलब जो प्रोडक्ट या जो उपज होती थी, प्रोड्यूस होती थी खेती में, पैदावार के द्वारा जो फसल उगाई जाएगी उसका आधा से लेकर पाँचवा हिस्सा तक वो खराज के रूप में वसूल करते थे, जो कि एक टैक्स था। द मुस्लिम्स पेड 1/10 उस्र ऑफ प्रोड्यूस एज टैक्स। अब मुसलमानों के द्वारा जो उपज का जो हिस्सा दिया जाता था वो उस्र कहलाता था, और वो लगभग 10वां हिस्सा होता था। 1/10 मतलब 1/10 या 10वां हिस्सा वो उपज का टैक्स के रूप में स्टेट को चुकाते थे। सिंस द मुस्लिम हैड टू पे लेस टैक्स। ठीक है, जैसा कि हमने देखा ऊपर कि दूसरे धर्म के लोगों को आधे से लेकर पाँचवा हिस्सा खराज के रूप में देना होता था, जबकि मुसलमानों को 10वां हिस्सा उस्र के रूप में देना होता था। तो इससे पता पड़ता है कि मुसलमानों को कम टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए क्या किया, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। द नॉन मुस्लिम स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू इस्लाम विच रिजल्टेड इन द शॉर्टफॉल। जिसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट की इनकम थी, राज्य की जो आय थी वो घट गई, उसमें कमी आ गई, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग भी मुसलमान बन गए। जिससे क्या हुआ, मुसलमानों को कम टैक्स देना पड़ता था। तो कम टैक्स जब वो देंगे तो स्टेट की इनकम घट जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन वाज अडोप्टेड। तो इस समस्या के समाधान के लिए पहले तो उन्होंने ये जो धर्म परिवर्तन जो कर रहे थे उसको उन्होंने बंद करवाया। साथ ही एक समान कराधान की नीति, मतलब एक जैसा टैक्स, हिंदू हो या मुस्लिम हो या और दूसरे धर्म के लोग हो, सबके लिए एक जैसा टैक्स व्यवस्था लागू की। हाँ, ठीक है, तो एक जैसे कराधान की व्यवस्था उन्होंने अपनाई। तो अब इसमें कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी और बाकी दूसरे धर्म के लोगों से भी एक समान ही कर उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब खेती में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा क्या तरीका अपनाया गया जिससे कि खेतों में उत्पादन और ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या किया देखिए, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनाल्स एंड वेल्स। तो सबसे पहले उन्होंने
सिंचाई की प्रणाली को और ज़्यादा सपोर्ट किया, समर्थन दिया, और उन्होंने बहुत सारे डैम्स यानी बांध, नहरें, कुएं वगैरह उनका निर्माण करवाया ताकि खेतों में सिंचाई की सुविधा मिल सके। इस्लामी लॉ गेव टैक्स कंसेशंस टू द पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसके अलावा इस्लामी कानून ने उन लोगों को कर में रियायत दी, मतलब जो टैक्स या लगान वो लेते थे उसमें उन्होंने छूट दी, जो लोग पहली बार अपनी ज़मीन में खेती कर रहे हो। ठीक है, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन में खेती करना शुरू कर दिया हो, या जिन्होंने पहली बार अपनी ज़मीन जो खाली पड़ी हो उसमें खेती करनी शुरू कर दी हो, तो उन्होंने करों में छूट देनी शुरू कर दी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़े। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, द कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रोज बिकॉज ऑफ पीजेंट्स इनिशिएटिव एंड स्टेट सपोर्ट। अब देखिए, वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत प्रमुख प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किए बिना या उसके अभाव में भी उन्होंने खेती योग्य भूमि का विस्तार किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, केवल उन्होंने खेती लायक जो ज़मीन थी उसको बढ़ा लिया, और उसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में या उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो इससे ये पता पड़ता है कि ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो तभी ही उत्पादन हो। हम खेती योग्य जो ज़मीन है उसका विस्तार करते हुए भी हम प्रोड्यूस या उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ पीजेंट्स इनिशिएटिव, क्योंकि इसमें किसानों ने पहल शुरू की, साथ ही राज्य ने भी उनका सपोर्ट किया था, राज्य ने भी उनका समर्थन किया था ताकि फसलों का जो उत्पादन हो बढ़े और देश जो उनका देश है या जो उनका राज्य था उसमें अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। क्रॉप्स लाइक कॉटन, ऑरेंज, बनानास, स्पिनच एंड ब्रिंजल्स वर ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। अब वहाँ से इस्लामिक लैंड्स या मध्यवर्ती जो इस्लामी देश थे वहाँ से कपास, ऑरेंज, संतरे, बनाना, केले और जो पालक वगैरह, बैंगन वगैरह, ये सारी चीज़ें उगाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप के देशों में उसको निर्यात किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक अर्बनाइजेशन। तो इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक था एग्रीकल्चर, अब इकोनॉमी में सेकंड है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। सिटी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया में शहर। इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ ए नंबर ऑफ सिटीज़। तो इस्लामी देशों में कई शहरों के साथ साथ इस्लामी जो सभ्यता थी वो फलती फूलती है। ठीक है, इस्लामी सभ्यता के विकास के साथ साथ नए नए शहरों का उद्भव भी होता है। मैनी न्यू सिटीज़ वर फाउंडेड टू सेटल द अरब सोल्जर्स। अब अरबी जो सैनिक थे, अरब देशों के जो सैनिक थे, उनको बसाने के लिए बहुत सारे नए शहरों की स्थापना की गई। सम ऑफ दीज गैरिसन सिटीज़ वर कुफा एंड बसरा। इनमें से कुछ गैरिसन सिटीज़ थे, गैरिसन मतलब वैसे शहर जिनमें फ़ौज वगैरह, सेना वगैरह रहते हैं, जिनको फ़ौजी शहर कहते हैं। तो इनमें से कुछ फ़ौजी शहर थे जिनके नाम है कुफा और बसरा, जो कि इराक में है, एंड फुस्तात एंड कायरो इन इजिप्ट। ठीक है, तो ये सारे गैरिसन सिटीज़ थे, जिसमें कुफा, बसरा इराक में है और फुस्तात और कायरो या काहिरा मिस्र में या इजिप्ट में है। एट द हार्ट ऑफ द सिटी वर टू बिल्डिंग्स, और इन शहरों के केंद्र में दो भवन होते थे। द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क विच कुड बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो मतलब एक सामुदायिक मस्जिद होती थी जिसमें वो नमाज करते थे और जिसे हम वो लोग दूर से ही देख सकते थे क्योंकि बड़ी बिल्डिंग होती थी ये। एंड सेंट्रल मार्केट, इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग होती थी केंद्रीय मंडी या केंद्रीय बाजार। प्लेस विद शॉप्स इन ए रॉ, जिसमें एक कतार में या एक लाइन में दुकानें लगी होती थी। मर्चेंट्स लॉजिंग, साथ में ही व्यापारियों के घर या आवास भी होते थे। एंड ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर्स, और मनी चेंजर्स जिसको सर्राफ बोलते हैं, सर्राफ के ऑफिस या कार्यालय भी पाए गए थे या पाए जाते थे।
The administrator, scholars and merchants lived close to the center. इसके अलावा प्रशासक, विद्वान, व्यापारी ये सभी केंद्र के निकट रहते थे. Ordinary citizens and soldiers lived in the outer circle, each with its own mosque, church or a synagogue. Subsidiary markets and public bath या हमाम. देखिए, ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते थे यानी आम नागरिक जो होते थे और जो सैनिक होते थे, ठीक है, आम नागरिक और सैनिक शहर के बाहरी घेरे में रहते थे. ठीक है, जो अंदरूनी घेरा होता था उसमें प्रशासक, विद्वान, व्यापारी वगैरह रहते थे, और जो आउटर सर्कल या बाहरी जो घेरा होता था उसमें सैनिक और आम आदमी रहते थे, जिनमें प्रत्येक की मतलब इनकी सैनिकों की, आम नागरिकों की खुद की मस्जिदें होती थी, खुद के चर्च होते थे. सिनेगोग होता है यहूदी लोगों का प्रार्थना घर, जैसे चर्च ईसाइयों के लिए होता है, मॉस्क मुसलमानों के लिए, उसी तरह सिनेगोग यहूदी लोगों के लिए एक मंदिर या उनका प्रार्थना घर होता है. इसके अलावा सब्सिडायरी मार्केट्स, सब्सिडायरी यानी छोटी मंडियाँ, छोटे बाज़ार, छोटी मंडियाँ होती थी. एंड पब्लिक बाथ, इसके अलावा सार्वजनिक स्नानाघर जिसको हमाम के नाम से जाना जाता था. एट द आउटस्कर्ट्स वर हाउसेस फॉर अर्बन पुअर. इसके अलावा शहर के बाहरी इलाके में शहरी गरीब लोगों का घर होता था. ए मार्केट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके अलावा सब्जी और फलों की दुकानें होती थी या छोटा बाज़ार होता था, छोटी मंडी होती थी. कारवा स्टेशंस, इसके अलावा जो कारवा काफ़िले वगैरह आते हैं अलग अलग जगहों से चलकर, तो उनके ठिकाने, उनके रुकने के लिए, उनके रेस्ट करने के लिए कारवा सराय या कारवा स्टेशन होते थे. एंड अनक्लीन शॉप्स, दैट इज दोज डीलिंग विथ टैनिंग एंड बुचरिंग. इसके अलावा जो चमड़ा रंगने का या साफ़ करने का काम करते थे उनकी गंदी दुकानें या अस्वच्छ दुकानें, साथ ही जो बुचरिंग का काम करते थे जैसे कसाई वगैरह, तो कसाई की दुकानें, ये सब भी शहर के बाहरी इलाकों में पाई जाती थी जो कि अस्वच्छ या गंदी मानी जाती थी. बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इन्स फॉर पीपल टू रेस्ट. इसके अलावा शहर की दीवारों के बाहर आम लोगों के लिए या जो कारवा जो होते हैं उनके लिए आराम करने के लिए सराय वगैरह, जिनको आज के समय में हम धर्मशाला वगैरह कह सकते हैं, वो पाई गई है. रेस्ट रूम या गेस्ट रूम या सराय जिसको उस समय बोला जाता था वो पाई जाती थी. नेक्स्ट कॉमर्स, इकोनॉमी का थर्ड टॉपिक कॉमर्स, व्यापार या वाणिज्य. ज्योग्राफी फेवर्ड द इस्लामिक एम्पायर इन ट्रेड. अब जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी सहायता भूगोल ने भी की है, ये की थी, भूगोल ने भी मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की है. द मुस्लिम वर्ल्ड वाज स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन्स ऑफ इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन. तो जो मुस्लिम साम्राज्य था धीरे धीरे जो हिंद महासागर और जो भूमध्य सागर है उसके बीच के जो ट्रेडिंग जोन है या व्यापारिक क्षेत्र है उसके बीच में फैल जाता है. द अरब एंड ईरानियन मोनोपोलाइज्ड द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप फॉर 5 centuries. अरबी और ईरानी व्यापारियों का भारत, चीन और यूरोप के देशों के साथ 5 सदियों तक समुद्री व्यापार के द्वारा जो व्यापार होता था उस पर एकाधिकार बना रहा. ठीक है, अरबी और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के जो देश थे उनके साथ 5 सदियों तक समुद्री व्यापार का एकाधिकार रहा. द 2 मेजर ट्रेडिंग रूट्स वर रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. उस समय जो 2 मुख्य व्यापारिक मार्ग थे वो इस प्रकार थे. पहला लाल सागर वाला, दूसरा फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी. हाई वैल्यू गुड्स suitable for long distance trade like spices, textiles, porcelain and gunpowder were supplied to the ports of Aden and Adhab in Red Sea and Siraf and Basra in the Persian Gulf.
अब बहुत सारी कीमती वस्तुएं भी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, लंबी दूरी के व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त होते थे, जैसे कि मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह, बारूद, गन पाउडर यानी बारूद, पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सभी चीज़ों की आपूर्ति अदन और एधाब के बंदरगाहों द्वारा, जो कि लाल सागर में स्थित थे ये बंदरगाह, एंड सिराफ एंड बसरा, इसके अलावा सिराप और बसरा नाम के जो शहर थे जो कि पर्शियन गल्फ पर स्थित थे, इन शहरों में इनकी आपूर्ति की जाती थी। फ्रॉम हियर द गुड्स वर टेकन बाय लैंड रूट्स, फिर इन बंदरगाहों से जैसे अदन, एधाब, सिराप और बसरा से ये जो गुड्स था वो लैंड रूट से आगे जाता था। ठीक है, यहाँ तक वो सी रूट से आते थे, उसके बाद वो लैंड रूट से आगे जाता था फॉर लोकल कंजप्शन, स्थानीय लोगों के उपभोग के लिए, एंड टू द मेडिटेरेनियन एंड ऑफ दीज ट्रेड रूट्स फॉर अनवर्ड्स एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो स्थल मार्ग से वो लोकल लोगों के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए रुक जाता था, साथ में आगे भूमध्य सागर के एंड तक आगे जो ट्रेड रूट था, व्यापारिक मार्ग था जो कि आगे यूरोप तक जाता था, वहाँ तक वो अपने इन जितने भी चीज़ें थी ट्रेड की, उनको यूरोप में निर्यात कर देते थे। द एक्सपोर्ट टू यूरोप वाज हैंडल्ड बाय Jewish merchants, some of whom were in direct touch with their Indian counterparts. अब यूरोप में जिन व्यापारियों द्वारा निर्यात किया जाता था वो यहूदी व्यापारी होते थे जो कि यूरोप में निर्यात करने का काम संभालते थे, जिनमें से कुछ सीधे भारतीय व्यापारियों के संपर्क में रहते थे। ठीक है, तो ये यहूदी व्यापारी थे जो कि अरेबियन कंट्रीज़ का माल यूरोप में ले जाकर बेचते थे, या फिर जो इंडिया, चाइना और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके साथ व्यापार करते थे। साथ ही वो भारतीय व्यापारियों के संपर्क में भी रहते थे। विद द राइज ऑफ कायरो एज सेंटर ऑफ पावर एंड कॉमर्स इन 10th सेंचुरी, रेड सी रूट बिकेम इम्पोर्टेंट। और जैसे ही मिस्र की राजधानी कायरा एक व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र और शक्ति के रूप में उभरती है, तो लाल सागर बहुत महत्वपूर्ण मार्ग या ट्रेड रूट बनकर उभरता है। ठीक है, इन द ईस्टर्न एंड द ईरानियन मर्चेंट्स सेट आउट फ्रॉम बगदाद along the Silk Route to China via Bukhara and Samarkand to bring Central Asian and Chinese goods which included paper from China. तो ईरानियन जो पूर्वी सरा है उसमें जो ईरानियन मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जो ईरान के व्यापारी थे वो बगदाद से होकर रेशम मार्ग होते हुए चाइना पहुंचते थे वाया बुखारा एंड समरकंद, और रास्ते में बुखारा और समरकंद होते हुए वो जाते थे। साथ ही वो सेंट्रल एशियन और चाइनीज गुड्स वो अपने देश में लाते थे, ठीक है, जिनमें चाइना से लाया हुआ कागज़, पेपर, ठीक है, चाइना में जो कागज़ बनता था वो भी वो अपने देश में लेकर आते थे। ठीक है, इस तरह से वो रेशम मार्ग से होते हुए चाइना तक पहुंचते थे और चाइना से गुड्स अपने देश में लाते थे, जिसमें कागज़ भी शामिल है। समरकंद ट्रांस ओशियाना यानी तूरान, ट्रांस ओशियाना को हम तूरान के नाम से जानते हैं, समरकंद उसी में है। समरकंद वाज एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द ट्रेड, और व्यापार में समरकंद जो कि तूरान में है वह एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था। विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रसिया एंड स्कैंडिनेविया फॉर एक्सचेंज फॉर यूरोपियन गुड्स मेनली फर एंड स्लाविक कैप्टिव्स। तो जो कि उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैल गया था, ठीक है, और वहाँ से वह व्यापार के रूप में कुछ चीज़ों का विनिमय या एक्सचेंज करते थे वो, जिसमें मुख्य रूप से फर और स्लाव गुलाम, जो कैप्टिव मतलब गुलाम वगैरह जो दास होते थे उनका भी वो व्यापार करते थे। तो स्लाव गुलामों का और फर का वो व्यापार
करते थे। इस्लामिक कॉइन्स वर यूज्ड इन दिस ट्रेड, और इस व्यापार के द्वारा वो इस्लामिक कॉइन्स का, इस्लाम जो सुल्तान्स थे या फिर जो खलीफा थे उनके द्वारा ढाले गए सिक्के, उनके द्वारा बनाए गए जो सिक्के थे उनका प्रयोग किया जाता था। मेल एंड फीमेल स्लेव्स वर आल्सो परचेज्ड हियर फॉर द कोर्ट्स ऑफ कैलिफ्स एंड सुल्तान। अब खलीफा और सुल्तान के दरबारों में रखने के लिए पुरुष और महिला दासों की या गुलामों की खरीद फरोख्त भी की जाती थी। द फिजिकल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। अब जो राजकोषीय प्रणाली थी, साथ ही जो बाज़ार में जो लेन देन वो करते थे कैश में, इस वजह से इस्लामी देशों में भी धन का महत्व बढ़ गया था। धन का महत्व इस वजह से इस्लामी देशों में बढ़ गया था। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो सोने चांदी और तांबे के सिक्के भी वहाँ बनाए जाते थे, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए उनका प्रयोग भी किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भुगतान की विधियाँ और व्यापारिक संगठन या व्यापार व्यवस्था किस तरह से काम करती थी। देखिए, Muslim developed sophisticated method of payment and business organization by introducing letters of credit and bills of exchange like present day check और draft। तो मुसलमानों ने भी या मुस्लिम देशों ने भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपना लिया था भुगतान के लिए और व्यापार व्यवस्था के लिए, ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स है, यस, जिनको साख पत्र कहा जाता है, साथ ही बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हुंडिया कहा जाता है, साख पत्रों और हुंडियों के द्वारा जो उन्होंने शुरुआत की, तो उस शुरुआत के दौरान उन्होंने भुगतान तरीके का एक बढ़िया तरीका निकाला है। जैसे आज के समय में बैंक जो चेक बुक या डीडी या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो बनाते हैं, उसी तरह जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने भी लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन करते हुए या उसको शुरुआत करते हुए जो मेथड था पेमेंट का उसको डेवलप किया था, ठीक है। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, आज हम चेक के द्वारा किसी को भुगतान करना चाहे तो वो चेक को बैंक में ले जाकर उसको इन कैश करवा सकता है। तो उसी तरह ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये उस समय काम करता था, ठीक है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू द मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम जगत का दुनिया को ये सबसे बड़ा योगदान था जिसमें कि उसने व्यापार व्यवस्था और भुगतान के तरीक़ों के बारे में दुनिया को बताया कि हम अगर हाथ में कैश नहीं है तब भी व्यापार कर सकते हैं बिना डर के, बिना रुकावट के। द ट्रेडर्स एंड बैंकर्स यूज्ड these modes of payment to transfer money from one place to another और from one individual to another, ठीक है। उस समय के जो व्यापारी और साहूकार जो लोग थे वो अपना धन दूसरे जगह भेजने के लिए या दूसरे किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए इन तरीक़ों का या लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग करते थे, ठीक है। जैसे मान लो आज के समय में किसी के पास चेक है और वो आपके नाम पर चेक है, तो उस चेक को केवल आप ही एनकैश करवा सकते हो, किसी और व्यक्ति को वो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो एक तरह से आपकी सुरक्षा भी हो गई, उसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता, और चोरी कर भी लेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से एक तरह से ये सुरक्षित हो गया। उस समय जो चोरी वगैरह या लूट खसोट या आतंक की जो घटनाएं घटती थी उसमें अब इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से भारी कमी देखने को मिली। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कमर्शियल पेपर फ्रीड द मर्चेंट्स फ्रॉम द नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर एंड मेड देयर जर्नी सेफर, ठीक है। अब इन वाणिज्यिक पत्रों का व्यापक प्रयोग यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने से व्यापारी एक तरह से फ्री हो गए
नकदी, बहुत सारी नकदी या बहुत सारा सोना चांदी, इनके सिक्के लेकर जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, जो बड़ा रिस्की होता था, तो उस तरह से वो बड़ा उससे मुक्त हो गए। साथ ही उनकी जो जर्नी थी, यात्रा जो होती थी, वो और ज़्यादा सुरक्षित या सेफर भी हो गई। अब उनके धन को कोई लूट नहीं सकता था, क्योंकि एक तरह से वो लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र होते थे, जो कि एक तरह से कागज़ ही मान लो, तो उसको कोई लूट भी लेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इवन द कैलिफ यूज दिस लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू पे द सैलरीज और रिवार्ड टू पोइट्स एंड म्यूजिशियंस। यहाँ तक खलीफा भी इन साख पत्रों का प्रयोग कवियों और संगीतज्ञों को वेतन देने में या फिर उनको इनाम देने में करने लगे। इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी प्रोवाइडेड सर्टेन प्रोहिबिशन वर इम्पोज्ड। इस्लाम धर्म ने कभी भी किसी को धन कमाने से यानी लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से धन कमाने से नहीं रोका, बशर्ते उसने कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन होना चाहिए। उसने जो कुछ निषेध संबंधी कानून नियम बनाया हो उसका पालन होना चाहिए, और इलीगल तरीके से वो नहीं कमाया जाना चाहिए। ठीक है, देवर, और उन्होंने कुछ निषेध संबंधी नियम इस प्रकार थे, 2 नियम थे उनके। इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शन वर अनलॉफुल, मतलब जो ब्याज सहित लेन देन होता है, मान लो किसी ने उधार पैसे दिए, बदले में वो ब्याज ले रहा है, तो इस तरह के जो लेन देन होते थे वो अनलॉफुल माने जाते थे, यानी गैर कानूनी माने जाते थे। दूसरा, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलीगल मीन्स शुड नॉट बी केप्ट। ठीक है, इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से धन कमाया हुआ नहीं रखना चाहिए। इट इज़ हार्मफुल फॉर ए मुस्लिम, और यह एक मुसलमान के लिए नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए इसे धन का उपयोग नहीं करना चाहिए और अपने पास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग एंड कल्चर। ठीक है, ओके, फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम knowledge is derived from the Quran and the moral behavior of the prophet। अब इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे उनके लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कुरान से प्राप्त हुआ था, साथ ही पैगंबर के जो आदर्श व्यवहार थे उनसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू राइटिंग तफसीर एंड डॉक्यूमेंट्री मोहम्मद्स ऑथेंटिक हदीथ। तो उन्होंने अपने आप को लगा दिया कि इसमें कुरान पर टीका लिखने पर, जिसको तफसीर कहा जाता था, साथ ही मोहम्मद साहब की जो प्रमाणिक उक्तियाँ थी, सेइंग्स, जिसको हदीथ कहा जाता है, सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो सेइंग्स एंड डूइंग्स, ये जो उक्तियाँ थी, उनको लेखबद्ध करने में, उनको लिखने में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। शरिया इज ए लॉ विच गवर्न्स द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स with God through rituals and with rest of the humanity through social affairs। अब शरिया एक कानूनों की किताब थी उनकी, मुस्लिम धर्म की, जो कि मुसलमानों का ईश्वर के साथ संबंधों का नियंत्रण करता था। मतलब शरिया के द्वारा मुस्लिम और अल्लाह, उसके साथ जो रिलेशन होते थे उनका शासन चलाया जाता था। साथ ही मतलब कर्मकांडों के थ्रू रिचुअल्स, मतलब कर्मकांडों के द्वारा, एंड विद रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, और बाकी इंसानों के साथ सामाजिक कार्यों के द्वारा वो रिलेशनशिप या संबंध कायम रखते थे शरिया के द्वारा। तो शरिया क्या है कि मुस्लिम लॉ बुक या लॉ है, कानून है। द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद सुन्नी सोसाइटी। तो शरिया जो है, कानून जो है, वह सुन्नी समाज में संभव सभी कानूनी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दो इट वाज मोर प्रिसाइज ऑन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस सच एज मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस देन ऑन कमर्शियल मैटर्स और पेनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू। हालांकि इसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्थिति के बारे में व्यक्तिगत स्थिति के प्रश्नों के बारे में सुस्पष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है, जैसे कि
शादी, विवाह, तलाक, विरासत, ठीक है, बजाय किसके? कमर्शियल मैटर्स, मतलब वाणिज्यिक मामलों या व्यापार से संबंधित मामले या फिर पेनल या दांडिक या अपराध से संबंधित मामले, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, संवैधानिक मुद्दों के मामले में इनकी तुलना में शादी, तलाक, विरासत, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इनके बारे में ज़्यादा सुस्पष्ट इसमें इसकी सुस्पष्ट जो स्थिति है उसको बताया गया है। बिफोर इट टुक फाइनल फॉर्म्स, द शरिया वाज एडजस्टेड टू टेक इनटू अकाउंट द कस्टमरी लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर। तो शरिया के अंतिम रूप लेने से पहले, शरिया को अंतिम रूप लेने से पहले जो स्टेट की, राज्य की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में रीति रिवाज और कानून है, इसको ध्यान में रखते समायोजित एडजस्ट किया गया, यानी समायोजित किया गया। ठीक है, यानी शरिया को अंतिम रूप लेने से पहले इसको रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों के, जो कि राज्य के रीति रिवाज थे, कौन से? पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो रीति रिवाज थे उन कानूनों को ध्यान में रखकर समायोजित या एडजस्ट किया गया। When life had become increasingly complex, जब जीवन उत्तरोत्तर और ज़्यादा जटिल या कठिन हो गया, विद अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के साथ, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल, जिसके कारण कानून की 4 शाखाओं का जन्म होता है, 4 शाखाओं का निर्माण होता है इन द 8th and 9th सेंचुरी, 8वीं और 9वीं सदी में, 8वीं और 9वीं शताब्दियों में। दीज वर मलिकी, हनीफी, सफ़ई, हनबली स्कूल्स। ये चारों शाखाएं जो थी इस प्रकार है, पहली मलिकी, दूसरी हनीफी, तीसरी सफ़ी और चौथी है हनबली। ठीक है, ईच नेम्ड आफ्टर ए लीडिंग जूरिस्ट, और हर शाखा का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता या जूरिस्ट के नाम पर, जिसको फ़कीह कहा जाता था, उसके नाम पर रखा गया। ठीक है, दोबारा देखिए। व्हेन लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स विद अर्बनाइजेशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल्स ऑफ लॉ इन द 8th and 9th सेंचुरी, जब जीवन शहरीकरण के कारण 8वीं और 9वीं सदी में और ज़्यादा जटिल हो गया, तो 8वीं और 9वीं सदी में जाकर कानून की 4 शाखाओं का जन्म होता है, और वो 4 शाखाएं हैं मलिकी, हनीफी, सफ़ी और हनबली। ठीक है, और ये चारों शाखाएं एक प्रमुख लीडिंग जूरिस्ट के नाम पर या विधिवेत्ता के नाम पर, जिसको फ़कीह कहा जाता था, रखा गया है। सूफीज़ वर ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मिडिवल इस्लाम। सूफ़ी लोग जो थे वह धार्मिक विचारे वाले लोगों का समूह था मिडिवल इस्लाम के दौरान या मध्यकाल के दौरान। दे सॉट ए डीपर एंड मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म। तो वो तपस्या और रहस्यवाद के द्वारा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। द मोर सोसाइटी गेव इटसेल्फ अप टू मटेरियल परस्यूट्स एंड प्लेजर, द मोर द सूफीज sought to renounce the world and rely on God alone, तवक्कुल। तो संसार में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक पदार्थों और सांसारिक सुखों की ओर ध्यान देते हैं, जबकि जो सूफी संत होते थे वो संसार को त्यागने में, यानी संसार की मोह माया छोड़ने में भरोसा करते थे और केवल एक अल्लाह यानी खुदा, जिसको तवक्कुल कहा जाता था, खुदा में विश्वास रखते थे। सूफीज यूज म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स यानी समा टू इंड्यूस एक्सटेसी एंड स्टिमुलेट इमोशंस ऑफ लव एंड पैशन। तो सूफी संत जो थे वह आनंद की भावनाओं को जगाने के लिए, साथ ही प्रेम और जोश या प्रेम और जुनून जगाने के लिए
संगीत समारोह, जिनको समा कहा जाता था, उनका उपयोग करते थे या उनका प्रयोग करते थे, उनको प्रयोग में लाते थे। बायजीद बिस्तामी, एन ईरानियन सूफी, was the first to teach the importance of फना। फना मीन्स सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड, मतलब अपने आप को ईश्वर में लीन कर देना। तो बायजीद बिस्तामी एक जो कि एक ईरानियन सूफी संत थे, उन्होंने सबसे पहले फना के महत्व को पढ़ाया, लोगों के बीच में समझाया कि किस तरह से अपने आप को ईश्वर में या खुदा में लीन कर देना चाहिए, तभी खुदा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। राबिया ऑफ बसरा, ए वीमेन सेंट, preached that unity with God can be achieved through an intense love for God। उसी तरह बसरा की जो एक संत थी, राबिया, महिला संत थी, वीमेन सेंट, उसने कहा कि ईश्वर से गहरा प्रेम रखना चाहिए अगर ईश्वर से मिलना होगा। अगर ईश्वर से अपने आप को मिलन करना है, ईश्वर में अपने आप को लीन करना है, तो ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और गहरी भक्ति दिखानी होगी। सूफीज्म इज ओपन टू ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, स्टेटस एंड जेंडर, एंड पोज्ड ए चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। अब सूफीवाद निरपेक्ष रूप से सभी धर्मों के लिए, सभी स्टेटस के लोगों के लिए, हर जेंडर के लोगों के लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए खुला था, जिसने कि रूढ़िवादी इस्लामिक जो विचारधारा के लोग थे उनको चुनौती पेश की। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसॉफी एंड साइंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में यूनानी दर्शन और विज्ञान का प्रभाव। इन द स्कूल्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सीरिया एंड मेसोपोटामिया, ग्रीक फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वर टॉट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा भी पढ़ाए जाते थे दूसरे विषयों के साथ में। ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड सीरियक बुक्स into Arabic by Christian scholars began under the Umayyad and Abbasid caliphs। तो यूनानी, सीरियाई और अरबी भाषा में ईसाई विद्वानों ने अनुवाद करना शुरू कर दिया, जो कि उमैयद और अब्बासिद खलीफों के अंडर या उनके मार्ग निर्देशन में ये सब किया गया। ट्रांसलेशन बिकेम ए वेल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, और उस समय जो अनुवाद का काम था वह एक सुनियोजित कार्य माना जाता था। ए ह्यूज लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बायत अल हिकमा, एक विशाल पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान जिसको बायत अल हिकमा कहा जाता था, वाज सेटअप इन बगदाद, उसकी स्थापना बगदाद में की गई। वेयर द स्कॉलर्स वर्कड, जहाँ पर विद्वान काम करते थे। द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, द एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड्स एंड टोलेमी अल्माकेस्ट वर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द अरेबिक रीडिंग स्कॉलर्स। इसके अलावा देखिए अरस्तु की कुछ कृतियाँ थी, यूक्लिड की कृति का नाम है एलिमेंट्स, टोलेमी की अल्माकेस्ट, ये सारी किताबों को अरबी पढ़ने वाले विद्वानों के ध्यान में लाया गया और उन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेशन करके उनको पढ़ा। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द इंडियन वर्क्स ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड, और उसी समय के दौरान भारतीय किताबों को भी, भारतीय कृतियों को, ग्रंथों को, किताबों को भी जो कि चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित इनसे संबंधित थी, उनका भी अरबी भाषा में अनुवाद करके पढ़ा जाने लगा। व्हेन दे रीच्ड यूरोप दे अराउज द इंटरेस्ट इन फिलोसॉफी एंड साइंस। जब ये रचनाएं यूरोप पहुंची तो उन्होंने भी यूरोप में भी दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में गहरी रुचि उत्पन्न की। द स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स प्रोमोटेड क्रिटिकल इंक्वायरी एंड हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ। अब जिन नए विषयों के अध्ययन से आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा मिला
जिसने इस्लामी बौद्धिक जीवन पर अपना गहरा छाप या गहरा प्रभाव छोड़ा। स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स posed wider questions on Islam and provided fresh answers। ठीक है, अब जो विद्वान थे और दार्शनिक थे उन्होंने भी इस्लाम पर व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए, साथ ही उन्होंने नए प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए। प्रश्नों के जो नए उत्तर थे वो भी उन्होंने बताए। इस तरह से हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट्स लास्ट के पार्ट नंबर 5 में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।